हे 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 याद है कुछ? बिल्कुल ठीक समझा। ये किशोर कुमार के स्टाइल का आलाप है। वैसे तो बड़ा सिंपल सा, बड़ा आसान सा आलाप है, लेकिन इसको 50 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी उतना ही नया लगता है, उतना ही खूबसूरत लगता है जितना तब लगता था। 50 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं। किशोरदा 35 साल गुजर चुके हैं, किशोरदा गुजरे हुए। इस स्टाइल को किशोरदा के बाद पता नहीं कितने लोगों ने अपनाया, गिन सके है, लेकिन जो किशोर कुमार का अंदाज है वो आज भी उतना ही नया लगता है जितना तब लगता था। चलिए आज किशोरदा के बारे में ही बात करते हैं। 4 अगस्त 1929, स्थान था खंडवा, मध्य प्रदेश। किशोरदा का जन्म हुआ। 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। एक बहन थी। बहन की शादी शशिधर मुखर्जी से हुई थी, फिल्मिस्तान के मालिक से। बचपन से ही किशोरदा शरारती थे। मिमिक्री करने का 2 ही शौक थे, या तो मिमिक्री करना, घर के लोगों की, रिश्तेदारों की, जानवरों की मिमिक्री किया करते, या गाने का शौक था। सैगल साहब के गाने सुना करते। वैसे बंगाली परिवार था तो म्यूजिक का शौक तो स्वाभाविक था। जैसे ही किशोरदा किशोरावस्था तक पहुंचे, उनके बड़े भाई अशोक कुमार हिंदी सिनेमा के तब तक सुपरस्टार बन चुके थे। जाहिर है बड़ा भाई सुपरस्टार था, फिल्मों की तरफ झुकाव तो होना ही था। 20 साल की उम्र में किशोरदा मुंबई चले आए बड़े भाई के पास। अशोक कुमार खुद सुपरस्टार थे तो चाहते थे कि उनका छोटा भाई भी एक्टर बन जाए। पहली फिल्म भी मिली, शिकारी। हीरो थे बड़े भाई अशोक कुमार, उसमें एक सपोर्टिंग रोल मिला। तो फिल्मों में काम करने का सिलसिला तो शुरू हो गया। लेकिन किशोरदा का शौक म्यूजिक की तरफ भी था, तो कोरस में गाने भी लगे। जी हाँ, सुपरस्टार किशोर कुमार अपने करियर के शुरुआती दौर में कोरस में गाना भी गाते थे। एक्टिंग का सिलसिला शुरू हो ही गया था। शिकारी मिली और भी 2-4 फिल्में मिली जिनमें सपोर्टिंग रोल किया किशोरदा ने। 1-2 फिल्मों में लीड भी किया, लेकिन वो फिल्में चली नहीं। सफलता मिली 1954 में। फिल्म थी नौकरी। डायरेक्टर थे विमल रॉय, हीरोइन थी शीला रमानी, और म्यूजिक डायरेक्टर थे सलील चौधरी। नौकरी मिली तो जाहिर किशोरदा का ज्यादा झुकाव तो था संगीत की तरफ। तो उन्होंने विमल रॉय से कहा कि सर मैं इस फिल्म में गाने भी चाहता हूँ। वो तो जानते थे कि ये गाता होता तो है, तो उन्होंने बेमन से कह दिया चलो ठीक है गा लो। हीरो था तो कह दिया गा लो अपने गाने। लेकिन जब सलील चौधरी को इस बात का पता चला कि किशोरदा गाना चाहते हैं, तो सलील चौधरी बिल्कुल तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि ये सारे गाने बड़े खूबसूरत हैं और इनके लिए सदे हुए गायक की जरूरत है, तो गाना हम रफी साहब से गवाएंगे। ये एक नया लड़का है, हाँ ठीक है थोड़ा बहुत गा लेता है, लेकिन ऐसे गाने थोड़ी गा पाएगा। लेकिन किशोरदा अपनी जीत पर अड़ गए। सलील चौधरी को झुकना पड़ा और गाने किशोरदा से गवा लिए, और सारे गाने हिट हुए और नौकरी सुपर हिट हुई। अब किशोरदा एक स्टार बन चुके थे और एक प्लेबैक सिंगर के रूप में भी स्थापित हो चुके थे, लेकिन गाने अपने लिए ही गाते थे। या तो गाते थे देवानंद के लिए, जिनके लिए उन्होंने अपना पहला गाना गाया था। देव साहब के लिए किशोरदा ने 1949 में गाना गाया था। फिल्म थी हम एक है, गाना था मरने की दुआएं क्यों मांगो, और देव साहब के लिए वो गाना हिट हुआ था। तो एक तरफ तो एक स्टार के रूप में स्थापित हो गया, और दूसरी तरफ प्लेबैक सिंगर की भी दुकान चल रही थी, लेकिन गाने सिर्फ अपने लिए गा रहे थे या तो देवानंद के लिए गा रहे थे। नौकरी हिट हुई। नौकरी बाद आई नई दिल्ली, हीरोइन थी वैजंती माला, वो भी हिट हुई। उसके बाद आई आशा, आशा में भी नायिका थी वैजंती माला। अब किशोरदा एक स्टार के रूप में पूरी तरह स्थापित हो गए और उनकी हिंदी टॉप के स्टार्स में होने लगी।
उन्होंने एक अपना एक मुकाम बना लिया था हल्की फुल्की मुकाम के लिए। दिलीप कुमार ने अपना अपनी पहचान ट्रेजिक किंग के तौर पर बनाई थी। देव साहब ने चॉकलेटी हीरो के तौर पर बनाई थी, रोमांटिक रोल करते थे। राज कपूर की भी एक एक्टर डायरेक्टर ग्रुप में एक पहचान थी। और इसका जो चौथा मुकाम था वो किशोर कुमार के हाथ में आ गया था, कॉमिक कैरेक्टर हल्के फुल्के रोल के लिए। गाड़ी चलने के लिए, नौकरी, आशा, नई दिल्ली। इसके बाद आ गया 1957 फिल्म आई चलती का नाम गाड़ी। इस फिल्म से किशोर दा ने एज ए प्रोड्यूसर अपना करियर शुरू किया। इस फिल्म को चलती का नाम गाड़ी को किशोर दा ने प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म ने कॉमेडी फिल्मों के लिए नया आयाम स्थापित किया। तीनों भाई एक साथ पहली बार आए, अशोक कुमार, किशोर कुमार, अनूप कुमार। और उस दौर की सुपरस्टार हाईली पेड एक्ट्रेस मधुबाला किशोर कुमार की हीरोइन थी। अपने गाने किशोर दा ने खुद गा, सारे गाने सुपरहिट हुए, फिल्म का म्यूजिक सुपरहिट हुआ, फिल्म से सुपरहिट हुई। अब किशोर दा अपना कदम एक कदम और आगे बढ़ा चुके थे। सब कुछ था उनके पास, रुपया, पैसा, इज्जत, शोहरत, स्टारडम। और चलती का नाम गाड़ी से उनके जीवन में मधुबाला भी आ गई। मधुबाला किशोर कुमार के अपोजिट थे। किशोर कुमार का दिल टूटा हुआ था, अपनी पत्नी से जल्दी लगे हुए थे। हालांकि उनकी शादी रोमा से हो चुकी थी, एक बेटा भी था अमित कुमार। लेकिन पत्नी संबंध कुछ ठीक नहीं चल रहे थे और दोनों अलग हो गए थे। और किशोर कुमार का भी मधुबाला का भी दिल टूटा हुआ था। दिलीप कुमार जल्दी अलग हुई थी। जाहिर है दोनों करीब आए। किशोर कुमार ने शादी की इच्छा जाहिर की मधुबाला के पिता के सामने। मधुबाला के पिता ने कहा कि ठीक है, आपकी शादी से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मधुबाला के दिल में एक छेद है, तो पहले इसका ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, इसको लंदन ले जाइए, इलाज करवाइए, उसको शादी कर लीजिए। किशोर कुमार ने कहा कि पहले मैं शादी कर लेता हूँ, उसका इसको इलाज के लिए लंदन ले जाऊंगा। मान गए। इसका तो सबको पता है क्या हुआ। मधुबाला किशोर कुमार ने शादी की, लंदन भी इलाज के लिए ले गए। मधुबाला को थोड़ा आराम भी हुआ, लेकिन लेट 60 जाते जाते सबको पता है उनका निधन होता। खैर, हम चलती का नाम गाड़ी पे ही रहते हैं। चलती का नाम गाड़ी सुपरहिट हुई। इसके बाद और फिल्में आई और मधुबाला और किशोर कुमार की जोड़ी भी इसके बाद हिट हो गई। हाफ टिकट, कई फिल्मों उन्होंने एक साथ की और सारी फिल्में हिट हुई। इसके बाद 60 में भी, अर्ली 60 में भी हाफ टिकट, झुमरू, ये सारी फिल्में हिट हुई, दूर कर आई। किशोर कुमार अपने सफलता के चरम शिखर पर थे। अब आ गया लेट 60s। अब पीढ़ी बदल रही थी। उस दौर के नायक देवानंद, दिलीप कुमार, राज कपूर, ये सब अपने आखिरी सफर पर थे। और नायकों की एक नई पीढ़ी आ रही थी। धर्मेंद्र, जितेंद्र, एक नया लड़का और आया था, राजेश खन्ना। ऐसे में किशोर कुमार की फिल्में भी पिटनी शुरू हो गई। एक दो फिल्मों की सफल हुई थी, जैसे पड़ोसन, प्यार किया जा, लेकिन ये इनमें मुख्य नायक नहीं थे। इसी बीच इनकम टैक्स की भी रेट पड़ी और इनकम टैक्स की एक बहुत बड़ी लायबिलिटी किशोर कुमार को बना गई। ऐसा लगा बंगला बेचना पड़ेगा। बहुत मुश्किल में आ गए थे किशोर कुमार। एज ए हीरो कोई काम दे नहीं रहा था और एक गायक के तौर पर उनकी एक मेन स्ट्रीम गायकों के रूप में पहचान नहीं थी। जब जो गायकों में जो स्थान मोहम्मद रफी, मुकेश, मन्ना डे को या महेंद्र कपूर को था, वो स्थान किशोर कुमार का नहीं था। किशोर कुमार की एक ऐसे गायक के तौर पर पहचान थी कि सिर्फ अपने लिए गाने गाता है और अपने लिए वो सारे गाने नहीं गाते थे। ऐसी भी कुछ फिल्में हैं जिनमें हीरो तो किशोर कुमार है, लेकिन उनके गाने मोहम्मद रफी ने गाए हैं। और किशोर कुमार ने अपनी इमेज खुद बनाई थी। तो स्टार थे तो ज्यादा फोकस उनका उस दौर में अपनी एक्टिंग करियर के ऊपर ही था। अब ध्यान उनको सिंगिंग करियर के ऊपर देना था। ऐसे में फिर किशोर दा एक काम आया, एच डी बर्मन। एक फिल्म आ रही थी, एच डी बर्मन के हाथ में एक फिल्म आई थी, आराधना। डायरेक्टर थे शक्ति सामंत। एक नया लड़का हीरो था जिसकी उसकी पहले एक दो फिल्में आई थी। राजेश खन्ना नाम था उस लड़के का, लेकिन फिल्म कुछ खास चली नहीं थी। उनके पहले उनकी राज, आखिरी का कुछ फिल्में आ चुकी थी, लेकिन वो फिल्म कुछ खास चली नहीं थी। तो एक तरह से आराधना उसके लिए भी एक बड़ा ब्रेक था और किशोर कुमार ने भी इसको एक बड़े ब्रेक के तौर पर ही लिया। आराधना 1969 में रिलीज हुई
और रिलीज क्या हुई, क़यामत ही आ गई। चारों तरफ सिर्फ आ रहा था, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, कोरा कागज था मेरा, सारे गाने ब्लॉकबस्टर, सारे गाने सुपरहिट। और एक ही फिल्म से किशोर दा ने प्लेबैक सिंगिंग में कई आयाम स्थापित कर दिए, सबको पीछे छोड़ दिया। हालांकि आराधना मोहम्मद रफी गाए हुए 2 गाने थे और वो दोनों गाने भी हिट थे, लेकिन किशोर कुमार के गानों ने जो कोहराम मचाया, सबको चारों खाने जीत कर दिया। अब वो गायक जो एक तरफ मोहम्मद रफी को ही अपनी आवाज मानते थे, अब वो भी किशोर दा से गवाने लगे। जैसे धर्मेंद्र, जितेंद्र, शशि कपूर, इन सबकी आवाज एक दौर में मोहम्मद रफी थे, ये सब किशोर कुमार से गवाने लगे। शर्मिली आई, सबको हैरानी हुई कि किशोर कुमार की आवाज कैसी लगेगी शशि कपूर के ऊपर, लेकिन क्या गाया किशोर कुमार ने, और सारे गाने हिट हुए। यहां तक कि ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार, उनकी भी सगीना आई, सगीना में सारे गाने किशोर कुमार गाए, और क्या गाए सगीना गाने आप सुनिए तो ऐसा लगता है किशोर कुमार की दिलीप कुमार के लिए पहले क्यों नहीं गाया। साला मैं तो साहेब बन गया, और भी सारे गाने, क्या गाया किशोर दा ने। और ऐसा लगता है कि गाने दिलीप कुमार खुद गा रहे हैं, इस तरह से अपनी आवाज बैठाई किशोर दा ने। यहां तक कि राजेंद्र कुमार, जिनकी आवाज मोहम्मद रफी थे, उनकी भी आप आए बाहर आई 1971 में आई थी। एक गाना सिर्फ किशोर दा ने गाया है, बाकी सारे गाने उसमें रफी साहब ने गाए हैं। लेकिन तुमको भी तो ऐसा ही कुछ लगता होगा उस सजना, लेकिन क्या गाया है राजेंद्र कुमार के लिए, ऐसा लगता है राजेंद्र कुमार गा रहे हैं। तो वो सभी नायक जिनकी आवाज एक जमाने में मोहम्मद रफी हुआ करते थे, वो भी किशोर दा से गवाने लगे। और पूरा 70 का दशक, और यहां तक कि आधा 80 का दशक, लेट 80s तक किशोर कुमार के आसपास कोई नहीं रहा। नंबर 1 से नंबर 10 तक किशोर कुमार रहे। अर्ली 70s में जाहिर जब कोई सफलता के नए नए आयाम स्थापित करता है तो पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है। अब सारे के सारे क्रिटिक्स, सारे मैगजीन, सारे रिपोर्टर्स, सिर्फ किशोर कुमार। अर्ली 70s में एक सर्वे किया गया, एक मैगजीन ने सर्वे किया कि मोहम्मद रफी और किशोर कुमार दोनों में ज्यादा अच्छा गायक कौन है। सर्वे कई हफ्तों तक चला, कुछ एडिशन आए। किशोर दा ने शुरू में तो बर्दाश्त किया, लेकिन बाद में किशोर कुमार ने खुद उस मैगजीन को एक लेटर लिखा और कहा कि उस लेटर में ये लिखा उन्होंने कि आप लोग जो सर्वे कर रहे हैं, कृपा करके इसे बंद कीजिए। इस सर्वे से मेरा दिल बहुत आहत हुआ है। और उन्होंने मोहम्मद रफी के गानों की एक पूरी लिस्ट दी उसमें, जिसमें वो दुनिया के रखवाले और भी ऐसे बहुत से गाने थे, दिल तड़पत है दर्शन को आज, ऐसे बहुत से गाने थे। और उन्होंने उसमें लिखा कि आप लोग बताएं क्या ये गाने मैं गा सकता हूं, ये गाने सिर्फ मोहम्मद रफी गा सकते हैं, तो कृपया तुलना बंद कीजिए, इससे मेरा दिल बहुत आहत हो रहा है। इससे तो जाहिर हो जाता है कि किशोर दा के दिल में रफी साहब के लिए कितना सम्मान था। साथ साथ एक बात और जाहिर होती है कि किशोर दा कितने सज्जन थे, उनका दिल के कितने अच्छे थे। खैर, अब किशोर दा, जैसा पहले बता चुका हूं, हर नायक की आवाज बन चुके थे। खास करके राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन, ये दोनों बहुत महान अभिनेता हैं, और जाहिर जहां है वहां अपने दम पर है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इन दोनों की सफलता में जितना हाथ इन दोनों का है, उतना ही हाथ किशोर दा गानों का भी है। मुकद्दर का सिकंदर को या डॉन को अपने गानों वगैरह इन फिल्मों की कल्पना कर सकते हैं, या फिर शराबी की सफलता में जितना हाथ प्रकाश मेहरा का है, जितना हाथ अमिताभ बच्चन का है, उससे जरा भी कम हाथ किशोर कुमार का नहीं है, किशोर कुमार गानों का नहीं है। अब शराबी फिल्म की कल्पना किशोर दा गानों वगैरह कर सकते हैं। और किशोर दा के अंदर एक कला थी कि जो नायक स्थापित है उसके ऊपर तो अपनी आवाज बिठाई लेते थे। सबसे कमाल की बात यह है कि एक नया लड़का आता जिसकी अपनी कोई इमेज नहीं है, अपना कोई मैनरिज्म नहीं है, उसके ऊपर भी किशोर दा अपनी आवाज बैठा लेते, बिल्कुल सटीक बिठाते। सुनील दत्त ने अपने बेटे संजय दत्त को लॉन्च किया फिल्म रॉकी से, म्यूजिक डायरेक्टर थे आर डी बर्मन,
संजय दत्त की पहली फिल्म थी। किसी को उनके मैनरिज्म का पता नहीं था, उनके स्टाइल का पता नहीं था। गाने सारे किशोर दा ने गाए थे। और गाने आप याद कीजिए, रॉकी मेरा नाम, रॉकी मेरा नाम, रॉकी मेरा नाम। जिस तरह किशोर दा ने अपनी आवाज़ संजय दत्त पर बिठाई है एक नए लड़के के ऊपर, ये वही कर सकते थे। इस मैंने गोविंदा की खुशकिस्मत है। गोविंदा की एंट्री 1986 में हुई थी। 1987 में किशोर दा की निधन हुआ। लेकिन गोविंदा भाग्यशाली थे कि 10 से 12 गाने उन्होंने किशोर कुमार ने उनके लिए गाए और सारे गाने गोविंदा के ऊपर सटीक बिठाए। जबकि तब तक गोविंदा का मैनरिज्म क्या है, उनका क्या स्टाइल है, उनके हाव भाव क्या है, किशोर दा को भी शायद पता नहीं था। किशोर दा का मैजिक है, उनका कमाल है। ये मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी हुआ। शुरुआती दौर में जब तक उनकी कोई इमेज नहीं थी, किशोर दा ने गाया और क्या गाया उनके लिए। खैर, हम 70s में ही रहते हैं। अगली 70 शुरू हो चुका था, किशोर दा चारों तरफ छा गए थे। और ये नायकों का भाग्य कौन, अमिताभ बच्चन का, राजेश खन्ना का, कि इनको किशोर कुमार मिले। एक तरफ जहां किशोर दा, अब तक जहां जब जब हम लोग किशोर दा की बातें करते हैं तो हल्के फुल्के गाने, शरारत भरे गाने आते हैं, ये याद आते हैं। लेकिन जहां एक तरफ वो मेरे सपनों की रानी तुम कब आएगी तू गा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उसी राजेश खन्ना के लिए मेरे नैना सावन भादो, एक बिल्कुल क्लासिकल गाना। जबकि किशोर दा कोई क्लासिकली ट्रेंड सिंगर नहीं थे, लेकिन मेरे नैना सावन भादो में जिस ऊंचाई को उन्होंने छुआ है, वो बड़े बड़े क्लासिकल सिंगर नहीं वहां तक नहीं पहुंच सकते। एक तरफ एक क्लासिकल गाना, दूसरी तरफ पल पल दिल के पास तुम रहती हो, एकदम सॉफ्ट और रोमांस की हाइट तक पहुंचा हुआ गाना। ये गाना रोमांस को एक ऊंचाई तक लेके जाता है, उस तरह का गाना। मतलब गायकी की ऐसी कोई विधा नहीं थी, प्लेबैक सिंगिंग की ऐसी कोई विधा नहीं थी जिसमें किशोर दा पारंगत नहीं थे। तो सोचिए कितना हार्डवर्क किया हुआ उन्होंने, जबकि ना उन्होंने कोई ऐसी फॉर्मल क्लासिकल ट्रेनिंग ली थी। और पूरा अपनी पूरी जवानी तो उन्होंने एक स्टार्टअप देखते हुए निकाली थी। जाहिर है ये आज कब करते होंगे। जब भी एक से एक बेहतरीन, एक से एक टफ गाने हैं किशोर दा करियर के, जो शायद उनकी किसी और कोई नहीं गा सकता है। पड़ोसन का गाना जो मन्ना डे के साथ उन्होंने गाया है, एक चतुर बड़ी होशियार, वो भी एक लेवल तक ले जाता है। किशोर दा थे, मैजिशियन थे वो। पूरा 70s किशोर दा का था। अर्ली 80s आते आते किशोर दा को ऐसा लगा, और ये समय भी ऐसा था अर्ली 80s का, कि जब संगीत अपने स्तर से बहुत नीचे गिर चुका था। दो म्यूजिक डायरेक्टर आए, बप्पी लहरी और अनु मालिक। इन दोनों को बहुत सारा श्रेय जाता है हिंदी फिल्म संगीत को गर्त में लेके जाने का। साउथ की फिल्मों के पठान गाने, और किशोर दा वो गाने गाना नहीं चाहते थे। कई बार किशोर दा अपने संन्यास का ऐलान कर चुके थे, अब मैं गाने नहीं गाऊंगा, संन्यास ले लूंगा। ये म्यूजिक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर उनके पास पहुंच जाते, हाथ पैर जोड़ते हैं कि गा लीजिए गा लीजिए गा लीजिए, और किशोर दा मजबूरी में गाना पड़ता, और वो पठान गाने गाते हैं। वो गाने से खुद किशोर दा उन गानों को गा के इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन गाते मजबूरी में। एक व्यवहार होता है, दोस्ती होती है। और किशोर दा ने ये किया पीछा छुड़ाने के लिए, मनमाना रेट बढ़ाने लगे, अपनी फीस मनमाने तरीके से बढ़ाने लगे। एक गानों का 6 लाख 8 लाख, जो दौर के अर्ली 80s जो बहुत बड़े अमाउंट थे, 8-8 लाख रुपए लेने लगे। लेकिन प्रोड्यूसर को देते दैट, और रिजल्ट भी मिलता। ऐसी कई फिल्में हैं जो साउथ की फिल्में थी, या और जैसे मवाली और तोहफा, हिम्मत वाले, इन फिल्मों गाने आप सुन के समझ सकते हो किस स्तर के गाने थे। इन्हीं सब गानों की वजह से किशोर दा ने अपने रेट मनमाने तौर से बढ़ाना शुरू कर दिया। म्यूजिक डायरेक्टर फिर भी देते, प्रोड्यूसर को पैसे देने के लिए तैयार हो जाता। और ये वो फिल्म है जो सिर्फ म्यूजिकल हिट है, सिर्फ म्यूजिकल हिट भी नहीं कहूंगा, किशोर कुमार हिट है। किशोर कुमार गानों की वजह से ये फिल्म हिट है। यहां तक कि किशोर कुमार जो अपनी पेमेंट लाखों में लेते हैं, ये वो दौर था। आप इससे समझ सकते हैं कि 7 लाख 8 लाख 6 लाख ऐसा उनका रेट था। और उसके बाद का जो हाईली पेड सिंगर्स थे, मोहम्मद अजीज, शबीर कुमार, इनको 6,000 8,000
और जो कि ये जबकि ये गाने भी इनके गाने भी हिट होते थे। तो आप डिफरेंस समझ सकते हैं, कहाँ एक तरफ 6 लाख, कहाँ एक तरफ 6,000। किशोर कुमार को उतने पैसे दिए जाते हैं, और पैसे दिए भी क्यों ना जाए। बैक टू बैक सारे अवार्ड भी उनको मिल रहे थे। 83 में बेस्ट प्लेबैक सिंगर किशोर कुमार, 84 में बेस्ट प्लेबैक सिंगर किशोर कुमार। और जब तक वो रहे 1987 तब तक वो टॉप पर ही रहे। नंबर 1 से नंबर 10 तक किशोर कुमार ही रहे। उसके बाद ही किसी और का नाम आया। और यहाँ तक कि जब 1987 में उनका निधन हुआ, किशोर कुमार उसके बाद ही मरा नहीं। उसके बाद जितने भी आए उनके क्लोन्स ही आए, चाहे कुमार शानू हो, विनोद राठौड़ हो, बाबुल सुप्रियो हो, शान हो, आप लोग खुद समझ सकते हैं। हिंदी प्लेबैक सिंगिंग किशोर कुमार क्या तो सब तक नहीं गई। हो या ना हो, गाना चाहे कोई भी गाए, उन गानों में होते किशोर कुमार ही है। वो जो आलाप मैंने शुरू दिया था, अब आप लोग खुद जानते हैं वो आलाप ले लेके कितने लोगों ने बंगले बनाए, कितने लोगों ने गाड़ियां ली, और आज भी कितने लोग उसी आलाप की बदौलत अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें किशोर कुमार के बारे में। अगले एपिसोड में किसी और के बारे में, किसी और महान हस्ती के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।